नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आपका जेल वार्डन हो, या अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं जो आपके पेपर लगे हुए हैं, उन सभी पेपर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का पेपर हो या राजस्थान में जो वररक्षक की वैकेंसी निकली हुई है उसका पेपर हो, तो ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। और इसमें जो भी सूचकांक दिए गए हैं वो आपको पेपर में उनमें से कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। देखिए, सबसे पहला जो रैंकिंग है यहाँ पर, ये है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। विद्यार्थियों, ये 2019 का है, इसलिए क्योंकि 2020 में जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो नहीं आया है, इसलिए ये आपसे अभी तक आपका 2019 का ही पूछा जाना है। ठीक है, जो भी आपके पेपर लगे हुए हैं 2020 का जब आ जाएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नॉर्मल पॉइंट है। जैसे आपसे यही पूछ लेगा कि बताइए मानव विकास सूचकांक को जारी करते समय किन किन मापदंडों का इस्तेमाल किया जाता है, या इसके क्राइटेरिया क्या है जिन पर यह बनाया जाता है। तो ये विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जीवन स्तर। तो इन्हीं तीनों पर आधारित ये सूचकांक होता है, ध्यान रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में ये सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि बताइए मानव विकास सूचकांक किन चीज़ों पर आधारित होता है। अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता, इस तरीके सवाल आता है। तो ध्यान रखेंगे, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर को हम शामिल करते हैं HDI इंडेक्स को बनाने में। पेपर में अक्सर करके ये भी पूछ लेता है कि इसको किसने बनाया था या किसने विकसित किया था, ये भी अक्सर करके पेपर में आ जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, ये जो HDI इंडेक्स है इसको बनाया था 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मतलब इसको बनाया था 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा। तो इन्होंने इसको बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, इस पेपर में सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा किसने बनाया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको बनाया है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। हालांकि इसको बनाने में जो हमारे भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर सेन, जो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, इन्होंने भी इसमें सहायता की थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ये जो रिपोर्ट आई थी 2020 के लिए, इसका शीर्षक क्या था ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका शीर्षक है बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे, इन एक्वलिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। ये इस रिपोर्ट का शीर्षक था। संभवतः पेपर में आपसे ये शीर्षक सीधे सीधे पूछ ले, तो फिर आप इसको ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये आपसे पेपर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, तो ऐसे में आप इसको ध्यान रखें कि इसका शीर्षक क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रैंकिंग देख लेते हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या रही। तो जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे कि यहाँ पर जो रैंकिंग रही है 2019 में, यानी 2020 की रैंकिंग है ये बेसिकली, तो ये रही है 129, और पिछले साल की तुलना में ये एक रैंक बेहतर हो गया है। इस पूरे के पूरे सर्वे में टोटल 189 देशों ने भाग लिया था, जिसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे तथा सबसे नीचे है बुरुंडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भारत का रैंक है इसमें 129, और पहले नंबर पे है नॉर्वे, और सबसे लास्ट है इसमें बुरुंडी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की ओर। अगला इंडेक्स है हमारे पास ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये क्या करता है विद्यार्थियों, तो ये लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है। लैंगिक समानता का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुषों में क्या क्या असमानताएं हैं, क्या उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं, राजनीति में, आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्त्री और पुरुषों की स्थिति में क्या अंतर है, क्या उन्हें बराबर अधिकार प्राप्त हैं, इसकी जांच करने के लिए जारी किया जाता है विद्यार्थियों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि बताइए प्रतिवर्ष ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो हम ध्यान रखेंगे, इस रिपोर्ट को हर साल
WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रकाशित करता है। ये पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। 2020 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो इसमें टोटल 153 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत की बात करें अगर हम, भारत का रैंक इसमें क्या रहा विद्यार्थियों, तो भारत का जो रैंक रहा है, भारत का जो रैंक रहा है वो है 112। ठीक है, भारत का रैंक रहा है इसमें 112, ध्यान रखेंगे भारत का रैंक है 112 और पिछले वर्ष से ये 4 स्थान नीचे आ गया है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत अपने पड़ोसी देश जैसे चीन, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से पीछे है। ठीक है, तो भारत की रैंक इसमें कुछ खास अच्छी नहीं है। अगर हम देखें कि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है, तो आप देख पाओगे पहले स्थान पर सीधे सीधे है आइसलैंड। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन है, तो सबसे लास्ट में है यमन। ठीक है, अब देखो आइसलैंड पहले स्थान पर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आइसलैंड में असमानता सबसे ज्यादा है। पहले स्थान पर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर असमानता सबसे कम है और यमन में असमानता सबसे ज्यादा है, यानी यमन में महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। यहाँ आप ये भी देख पाओगे कि ये जो रैंकिंग जारी की जाती है इसके पैरामीटर्स क्या हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पैरामीटर्स हैं राजनीति सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। तो इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर ये जेंडर रिपोर्ट बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा पेपर में ये आधार भी आपसे पूछ सकता है, पीसीएस जैसे एग्जाम है या आरओ जैसे एग्जाम में ये आपसे बिल्कुल पूछ सकता है कि किन किन पैरामीटर्स पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारे पास इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019। ठीक है, अब ये जो आप देखोगे यहाँ पर ये इंडेक्स तो 2019 का है बट ये जारी हुआ है 2020 में। 2020 का इंडेक्स अभी नहीं आया है और 2020 का जो इंडेक्स आएगा, ठीक है, वो जब आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक, तो ये जो है आपका 2019 का है, जारी हुआ है 2020 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो आप देख पाओगे इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की जाती है प्रतिवर्ष। अच्छा, मतलब क्या है इसका, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है, तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि किसी भी देश में बिजनेस शुरू करना कितना आसान है यानी किसी भी देश में कितनी आसानी से आप कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हो। भारत जैसे देशों की बात करें तो फिलहाल अब तो इतना नहीं है, अब तो काफ़ी आसानी हो गई है बिजनेस करने में। पहले क्या होता था, पहले जो है लाल फीताशाही थी जिसे रेड टैपिज्म कहा जाता है, यानी अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आप किसी नेता के पास जाएंगे। मान लो आपको कोई स्टील की फैक्ट्री लगानी है तो आप इस्पात मंत्रालय जाएंगे, वहाँ पर नेताजी आपसे कहेंगे ठीक है भैया लगा लो, लेकिन इसमें हमें भी हिस्सा चाहिए। फिर संबंधित मंत्रालय के जो सचिव होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो भी आपसे रिश्वत की मांग करेंगे, दुनिया भर का रिश्वत आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपके मन में विचार आएगा कि हम यहाँ बिजनेस शुरू ही नहीं करते हैं, किसी और स्टेट में चले जाते हैं, किसी और देश में चले जाते हैं। तो ये पहले होता था, बाद में जो है इसको पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया गया और अब तो काफ़ी स्थिति बेहतर है। तो सीधी सी बात यह है, जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप बिजनेस में कम होगा, जहाँ पर लाल फीताशाही कम होगी, लोगों को ऑफिस के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे, वहाँ पर बिजनेस करना आसान होगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है। तो भारत क्या कर रहा है इसमें, भारत अगर हम देखें तो भारत स्पष्ट सी बात है, आप देख पा रहे होंगे कि भारत इसमें तरक्की कर रहा है। ठीक है, 2019 में भारत का रैंक 63वां है। ठीक है, तो काफ़ी तरक्की कर रहा है, यानी धीरे धीरे बिजनेस हमारे यहाँ बढ़ रहा है और पिछले साल की तुलना में ये रैंकिंग 14 स्थान बढ़ी है, तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अगर हम देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस करना कहाँ आसान है, यानी इस रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन है, तो आप देख पाओगे पहले नंबर पर है विद्यार्थियों न्यूजीलैंड। ठीक है, और सिंगापुर दूसरे रैंक पर है। भारत का स्थान क्या है, 63वां। चलिए बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की ओर। अगला इंडेक्स है हमारे पास वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किस देश के लोग कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, ये है आपका। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि इसको जारी कौन करता है, तो आप देख पाओगे इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, इसको जारी करता है, आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है, इसको जारी करने वाली संस्था है। और 2020 में
इस संस्था ने टोटल 153 देशों को इसमें शामिल किया है। टोटल 153 देश इसमें शामिल हैं। अगर हम देखें कि दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से दुनिया में सबसे खुशहाल देश है विद्यार्थियों फिनलैंड पहले नंबर पे है। दूसरे और तीसरे नंबर पे है डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। यानी पहले नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। भारत की अगर हम बात करें, भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। 153 देशों में हमारा स्थान 144वां है। यानी हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। खैर, ऐसा आपको लगता भी होगा कि वाकई में लोग ज़्यादा दुखी हैं। खासकर जो हमारा युवा वर्ग है वो तो कुछ ज़्यादा ही दुखी है, मतलब किसी न किसी कारण से दुखी है ही। आप समझ रहे होंगे वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं लोग हमारे यहाँ पे। 153 देशों में 144वां स्थान है और पिछले साल से 4 स्थान और कम हो गए और नीचे चले गए। यानी दुनिया में दुख बढ़ता ही जा रहा है। भारत में काफ़ी लोग दुखी हैं भैया। अगर हम और आगे देखें तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भी हमारी स्थिति खराब है। आप देख सकते हो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना से भी हमारी स्थिति जो है खराब है। और अगर हम देखें कि सबसे सबसे दुखी देश कौन है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे दुखी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाम लिखे हुए हैं, जिम्बाब्वे, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जिम्बाब्वे, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान। ये दुनिया के सबसे कम खुशहाल देश हैं, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। खैर, ये जो आपके इलाके हैं ये आपका एक तो गृह युद्ध से जूझ रहे हैं, प्लस यहाँ पर आतंकवाद भी बहुत है, तो इस वजह से ये लोग दुखी हैं। लेकिन इंडिया इतना दुखी क्यों है भैया, ये तो वाकई में एक चिंताजनक बात है कि इंडिया में लोग इतने दुखी क्यों हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा इंडेक्स है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 हम देखते हैं। भुखमरी का मतलब क्या है कि इंडिया में या विश्व में कितने लोग भूखे हैं, या कौन से देश में भुखमरी ज़्यादा है, कौन से देश में भुखमरी कम है। भुखमरी का मतलब है भूख से मरने वालों की संख्या, ये कहलाती है भुखमरी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानें कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो ये जो है इस सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और एक जर्मनी का संगठन है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फे। ये दोनों संगठन जो है इसको संयुक्त रूप से जारी करते हैं। इनके नाम याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से संगठन जारी करते हैं। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे, ये दोनों संस्थाएं मिलकर के जारी करती हैं ग्लोबल हंगरनेस इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती हैं ये। अगर हम देखें कि भारत की स्थिति क्या है भाई, तो 2020 में भारत को 107 देशों में 94वां स्थान मिला है। यानी यहाँ ये स्थिति काफ़ी गंभीर है, देखा जाए तो काफ़ी गंभीर है। लेकिन हाँ, हमने पिछले वर्ष से सुधार किया है। 2019 में हम 117 देशों में हम 102वें स्थान पर थे और अब हम 102 से आ गए हैं डायरेक्टली 94 पे। तो ये एक अच्छा जंप हम कह सकते हैं। इसके अलावा पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि भुखमरी सूचकांक में भारत की श्रेणी क्या है। तो श्रेणी जो है भारत की 100 में से भारत को 27 नंबर मिले हैं और ये गंभीर श्रेणी में है। आप देख सकते हो पेपर में श्रेणी भी आपसे पूछ सकता है। अगर हम वैश्विक परिदृश्य देखें तो 107 देशों में से केवल 13 देश ही ऐसे हैं जो भारत से खराब स्थिति में है, जिनमें आप देख पाओगे रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लाइबेरिया, मोजाम्बिक, चाड, ये जो है काफ़ी खराब स्थिति में है। और अगर हम देखें कि इस सूचकांक में लास्ट में कौन है, तो आप देखोगे इसमें 3 देश जो हैं सबसे लास्ट हैं, चाड, तिमोर और मेडागास्कर। ये खतरनाक स्तर पर हैं, ध्यान रखेंगे, ये सबसे अंत में आते हैं इस श्रेणी में। और भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। तो भारत के पड़ोसी देश ठीक ठाक है, मतलब श्रीलंका भी हमसे ऊपर है, 64वें स्थान पर है, नेपाल भी हमसे ऊपर है, पाकिस्तान भी ऊपर है, बांग्लादेश भी ऊपर है, 75 नंबर पे है, इंडोनेशिया 70वें नंबर पे है, श्रीलंका 64वें नंबर पे है, नेपाल 73 है, पाकिस्तान भी 88वें नंबर पे है। तो ये वाकई में भारत के लिए एक चैलेंज है कि यार कैसे भी करके इस रैंकिंग को सुधारे, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ऊपर जा रहा है तो ये वाकई में फिर स्थिति खराब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सूचकांक की ओर, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनोवेशन क्या होता है, नवाचार क्या होता है, ठीक है। नवाचार बेसिकली क्या है, इनोवेशन क्या होता है। तो किसी भी काम को
किसी भी काम को करने का नया तरीका ही नवाचार कहलाता है। यानी कोई काम जो पहले से चला आ रहा है, अगर आप उसको किसी नए तरीके से कर रहे हो, किसी क्रिएटिव तरीके से कर रहे हो, तो वो कहलाता है नवाचार। इनोवेशन हो गया भैया, मतलब इनोवेशन कोई चीज़ हो गई। जैसे यात्रा में पहले लोग बैलगाड़ी से भी यात्रा कर रहे थे ना, लेकिन अब हमारे पास मोटर कार है, तो ये इनोवेशन ही तो है। यात्रा तो बैलगाड़ी से भी हो रही थी, लेकिन अब यात्रा तेज गति से हो रही है और इसमें काफ़ी हमें आराम भी मिलता है। यात्रा आरामदायक हो गई, काफ़ी तेज हो गई, तो ये इनोवेशन हो गया यात्रा में। ठीक है, अब इसी को लेकर एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो किस देश के लोग कितने क्रिएटिव हैं हर फील्ड में, उसको लेकर के इंडेक्स है ये। तो भारत इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हो कि भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में 4 पायदान चढ़कर 48वें नंबर पे पहुंच गया है और भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हुआ है। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये भारत के लिए अच्छा संकेत है। भारत का रैंक अभी जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो है 48, 48वां। और अगर हम देखें कि शीर्ष में कौन है, तो आप देख पाओगे शीर्ष में कौन कौन है भाई। स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, नीदरलैंड है। ये क्रमशः अपने टॉप रैंक पर हैं, ध्यान रखेंगे। और अगर हम देखें कि इसको जारी कौन करता है, तो आप देख पाओगे इसको जारी करता है, इसको 3 लोग जो है जारी करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इसके अलावा कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल। तो ये तीनों लोग मिलकर के इसको जारी करते हैं, आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले इनोवेशन की, मतलब अगला जो हमारा इंडेक्स है उसकी ओर। अगला इंडेक्स है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी कौन करता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए। तो इसको जारी करने वाली संस्था है हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट। ये इसको जारी करती है, इस नाम से ये जारी होती है। और इसमें क्या बताया जाता है, इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है कितना पावरफुल है। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि किस देश के नागरिक, ठीक है, किस देश के नागरिक अपने पासपोर्ट के साथ कितने देशों में, ठीक है, कितने देशों में वीज़ा बिना पहले वीज़ा लगाए वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली होता यह है कि अगर आपको किसी भी देश में एंट्री लेनी है तो पहले तो आपके पास पासपोर्ट तो होनी चाहिए। इसके अलावा आपको वीज़ा की भी ज़रूरत होती है। वीज़ा क्या होता है, देखिए पासपोर्ट तो जारी करता है हमारा देश, ठीक है, लेकिन वीज़ा जो होता है, वीज़ा वो देश जारी करता है जिस देश में आपको जाना है। तो इस आधार पर ये रैंकिंग बनती है। तो इसमें देखा ये जाता है कि आप कितने देशों में एंट्री कर सकते हो वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा पर। यानी आपको, अगर आपका पासपोर्ट बेहतर है तो आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचोगे उसी समय आपको हैंड टू हैंड वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा। जैसे ही आप पहुंचोगे एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो आपको पहले से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कहलाता है वीज़ा ऑन अराइवल। यानी पहले से ही आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपको अपने देश से इसके लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो इंडेक्स है इसमें भारत का रैंकिंग है 84वां, ठीक है, भारत का रैंकिंग है इसमें 84। और इस 84 रैंक के साथ भारत का स्कोर है 58। इसका मतलब ये है कि अगर आप भारत का पासपोर्ट रखते हो तो आप 58 देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर पाओगे। यानी 58 देश ऐसे हैं जहां पर जब आप जाओगे तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा। यानी इन देशों में जाने से पहले आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता है, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर उतरोगे वीज़ा आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। तो ये इज्जत होती है एक तरीके से कि आप गए और तुरंत तुरंत के तुरंत काम हो गया, ठीक है। अगर हम देखें इस रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है भैया, तो सबसे ऊपर है जापान, ठीक है। जापान 191 स्कोर के साथ, यानी जापान जो है 191 देशों में, ठीक है, जापान 191 देशों में यात्रा कर सकता है वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ।
यानी जापान के नागरिकों को किसी भी देश में, अब 191, अगर हम यूएन के हिसाब से देखें तो 193 94 तो देश ही शामिल है यूएन में, और 191 इसका स्कोर है। यानी 191 देश जो है वो जापान के नागरिकों को वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। यानी बस आपके पास जापान का पासपोर्ट हो, आप सीधे सीधे किसी भी देश में चले जाइए, आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करोगे आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये है पावर जापान के पासपोर्ट का। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जापानी है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर आता है। और अगर हम देखें कि इस रैंकिंग में लास्ट कौन है, तो भैया लास्ट है अफ़गानिस्तान, जो कि एक आतंकवादी प्रभावित देश है, आतंकवाद प्रभावित देश है। और इसका रैंक सबसे लो है 109वां। और इसके यात्री, इसके जो निवासी हैं या इस पासपोर्ट के साथ आप 25 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल पर यात्रा कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की ओर। अगला इंडेक्स है लोकतंत्र सूचकांक 2020। ठीक है, ये है डेमोक्रेसी इंडेक्स। और इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता देश है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये इसको जारी करती है। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है कि किस देश के नागरिकों के पास कितने अधिकार हैं, वो किस तरीके से जो है अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो भारत की अगर हम रैंकिंग देखें तो भारत की रैंकिंग जो है 10 स्थान गिर गई है। भारत का अभी रैंकिंग है विद्यार्थियों 51वां, यानी ये 10 रैंक नीचे आ गया। यानी पिछले वर्ष जो है ये 41वें नंबर पे था और अब जो है ये 51वें स्थान पर आ गया है 167 देशों में। और भारत को कितने नंबर मिले हैं, तो भारत को नंबर मिले हैं 6.90। और अगर हम देखें कि भारत को किस श्रेणी में रखा गया है विद्यार्थियों, तो भारत की जो श्रेणी है वो है दोषपूर्ण लोकतंत्र की। यानी भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की संज्ञा दी है इस इंडेक्स में। अब दोषपूर्ण लोकतंत्र क्या होता है, तो यहाँ पर ये समझाया गया है, आप देख सकते हो। दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी का आशय ऐसे देशों से है जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो होते हैं और जो बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताएं हैं उनका सम्मान भी किया जाता है, लेकिन लोकतंत्र के पहलुओं में विभिन्न समस्याएं जैसे शासन में समस्या, अविकसित संस्कृति, राजनीतिक भागीदारी का निम्न स्तर इत्यादि होती है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सा ये है कि चुनाव भी कायदे से होता है और जो लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, वो भी उनको मिलते हैं, लेकिन समाज के हर वर्ग का राजनीति में भागीदारी नहीं होती है। शासन में कुछ समस्याएं होती हैं। भारत इतना बड़ा देश है तो शासन में समस्याएं होती हैं, आप देखते रहते हो, आए दिन प्रोटेस्ट लोग करते रहते हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है ना, ये सारी चीज़ें हैं। इसी वजह से भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबसे बढ़िया लोकतंत्र किस देश का है, तो पहले स्थान पर है नॉर्वे, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सूचकांक की ओर, जो कि है वैश्विक शांति सूचकांक 2020। कौन जारी करता है, आप देख सकते हैं, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये इसको जारी करता है। और इसमें टोटल 163 देशों की सूची में भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 में भारत का स्थान था 141वां। और वैश्विक शांति सूचकांक का मतलब ये है कि कौन सा देश कितना शांत है, कितनी शांति है वहाँ पे। तो भारत में कोई ज़्यादा शांति नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो, तभी 163 देशों में 139वां स्थान मिला है। सबसे ज़्यादा शांत कौन है इस दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा शांत है विद्यार्थियों आइसलैंड। और सबसे ज़्यादा अशांत कौन है, तो वो है अफगानिस्तान। आतंकवाद प्रभावित है, हम पहले ही देख चुके हैं इसको। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसको जारी कौन करता है, तो आप देख पाओगे इसको जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है। इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये संस्था इसको जारी करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक संस्था है जो पेरिस बेस्ड एक एनजीओ है, ये इसको जारी करता है। और इस एनजीओ के अनुसार भारत का जो रैंक है वो टोटल 180 देशों में से 142वां है। यानी भारत में प्रेस को उतनी स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए भारत का रैंक भी ये कोई अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं। सबसे बढ़िया प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर है, तो नॉर्वे में है। और सबसे खराब कहाँ पर है, उत्तर कोरिया में। उत्तर कोरिया में तो आप जानते ही होंगे, तानाशाही है। और उत्तर कोरिया में तो कोई भी व्यक्ति मोबाइल कैमरा लेके जा ही नहीं सकता, तो पत्रकारों की तो बात ही छोड़ दो, एक आम इंसान नहीं जा सकता तो पत्रकारों को कैसे जाने देंगे। तो यहाँ पर सबसे खराब स्थिति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अंतिम हमारे सूचकांक की ओर, जिसका नाम है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन जारी हुआ है, लेटेस्ट है ये, बिल्कुल आज के दिन ही जारी हुआ है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अच्छा, ये हम ध्यान रखेंगे कि ये जो सूचकांक है स्पेशली ये एशिया के लिए है भाई,
ठीक है, ये एशिया के लिए है, ये पूरी दुनिया के लिए नहीं है, केवल स्पेशल एशिया के लिए ही है। तो एशिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये हमारा प्यारा भारत ही है भाई। ठीक है, ये हमारा महान भारत ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, यानी 39%। अच्छा, इस 39% का मतलब क्या है, इस 39% का मतलब ये है कि भारत में 39% लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें कभी ना कभी किसी काम को कराने के लिए, किसी सरकारी काम को कराने के लिए रिश्वत यानी ब्राइब देनी पड़ी है, घूस देनी पड़ी है। 39% लोगों का ऐसा मानना है। तो इस स्कोर के साथ भारत का नंबर है भैया पहला। सेकंड नंबर पे कौन है, कंबोडिया 37%, और थर्ड नंबर पे है इंडोनेशिया। तो एशिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाला देश है भारत 39% के साथ। और सबसे कम भ्रष्टाचार वाला जो देश है एशिया में वो दो हैं लगातार। कौन कौन से हैं, वो हैं मालदीव और जापान। यहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार है और यहाँ पर केवल 2% लोगों को ही ऐसा लगता है कि उन्हें जो है कभी ना कभी अपने जीवन में रिश्वत देनी पड़ी है, जबकि भारत में 39% लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें कभी ना कभी रिश्वत देनी पड़ी है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए। मैंने सभी महत्वपूर्ण जो इंडेक्स को यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता हो कि ये इंडेक्स छूट गया तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।